हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुलदीप। वेलकम ऑन आवर चैनल इंटेलेक्चुअल ट्राइब। और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अ हेल्पिंग हैंड, जो आपको हेल्प करेगा इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग में। जो अभी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर आरबीआई का क्या रोल रहने वाला है और कितना बड़ा रोल आरबीआई प्ले करेगा, क्या उसने अनाउंस किया है, क्या मेजर्स वो लेने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी को लेके और आरबीआई को लेके, आरबीआई के रोल को लेके, वो एकदम क्लियर होने वाली है। तो एंड तक आप इस वीडियो को देखिए और कुछ भी अगर सजेशन हो आपको वीडियो को देखने के बाद में, कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे आरबीआई अपनी एक अप्रोच लेके आया है इस कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम में, जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अचानक से स्टैंड स्टिल पे आ गई है, सारी चीज़ें रुक गई है, अचानक से रेवेन्यूज़ गवर्नमेंट के आने बंद हो गए हैं और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक तरीके से शट डाउन हो गई है। तो यहाँ पे 4 डायमेंशनल एक अप्रोच है आरबीआई की। तो 4 डायमेंशनल अप्रोच के अंदर किस किस डायरेक्शन में काम करेगा, एक बार वो हम जान लेते हैं। इसके अंदर आरबीआई 4 डायरेक्शंस में काम करने वाला है। पहला है ईज़ ऑफ लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट। जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी की कमी आ गई है, अचानक से पैसे की कमी आ गई है, उसको दूर करने की कोशिश करेगा आरबीआई। स्पेशली एनबीएफसीज और एमएफआई। जो एनबीएफसीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। बैंक के अलावा भी हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बड़े लोन्स देते हैं, जिनको हम एनबीएफसीज बोलते हैं। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो छोटे लेवल पे लोन, छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम एमएफआईज बोलते हैं। उसके अलावा जो दूसरा मेजर आरबीआई ने लिया है दूसरा डायमेंशन में, वो है इंसेंटिवाइजिंग बैंक्स। तो आरबीआई चाह रहा है कि बैंकों को पैसा दिया जाए ताकि जो बैंक के थ्रू पैसा फ्लो होने वाला मार्केट के अंदर या फिर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, उसका भी एक फ़्लो बना के रखा जाए। तो दूसरा मेजर जो मेजर लिया गया है वो बैंकों के लिए लिया गया है। और तीसरा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑफ स्टेट। जो स्टेट हैं हमारे जितने भी, वही इस चीज़ से डील कर रहे हैं। मेजर जितने भी जो पेशेंट हैं या फिर जितने भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चलाने का काम ग्राउंड पे तो स्टेट को ही करना पड़ता है। सेंटर ऊपर से डायरेक्शन फ्लो करेगा, वहाँ से फंड्स देगा, गाइडलाइन देगा सबको, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी फंड्स की अभी कमी है, सबके पास। इकोनॉमिक जब शट डाउन हो जाता है तो पैसे की कमी आना एक ऑब्वियस सी जायज़ सी बात है। और जब आप फंक्शनिंग अगर ग्राउंड लेवल पे कर रहे हो तो आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बजाय कि आप एक डायरेक्शन लेवल पे काम कर रहे हो। तो तो यहाँ पे जो तीसरा आरबीआई जो मेजर लाया है वो स्टेट्स के लिए लाया है। और चौथा रोल जो लाया है आरबीआई, वो अपना प्ले कर रहा है जो एनबीएफसीज और बैंक है उनके ऊपर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करके, रेगुलेटरी जो रेगुलेशंस हैं उनके अंदर रिलैक्सेशन देके। पहले आप एक फाइनेंशियल ईजिंग कर रहे हो या फिर आप यूँ कहो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहे हो इन इंस्टीट्यूशंस को, और उसके बाद में आप उनके अंदर रेगुलेशंस में ईजिंग कर रहे हो। तो जानते हैं आगे की कौन सी मेजर अनाउंसमेंट करी है आरबीआई ने, जिनसे हम इस चीज़ को टैकल करेंगे। तो आरबीआई ने पहला जो मैंने बताया था आपको कि एनबीएफसीज जो हैं, उन एनबीएफसी और एमएफआईज हैं जो हमारी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको लिक्विडिटी पहुंचाने की कोशिश करी है। प्रीवियसली आरबीआई कोशिश करता था कि, या फिर प्रीवियस जो अटैम्प्ट था आरबीआई का, हमारा जो 7 क्वार्टर से जीडीपी गिरे जा रहा है, उसको रोकने के लिए आरबीआई ने जो कोशिश करी थी, वहाँ पे आरबीआई ने कैश फ्लो करवाया था, लिक्विडिटी फ्लो करवाया था जो मेजर बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनकी तरफ, और पीएसयूज जो हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा के। लेकिन इस बार जो आरबीआई कोशिश कर रहा है वो एनबीएफसीज और एमएफआईज के थ्रू कर रहा है। अब यहाँ पे आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि एनबीएफसी जो होती है हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये बैंक के अलावा दूसरी जो लेंडर होती है, मेजर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ या फिर कंपनीज़ हैं, उनको सपोर्ट करेगी, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगी, उनको लोन देगी। तो ये एन बी एफ सीज़ का रोल होता है। अब एम एफ आईज़ क्या होती है? एम एफ आईज़ होते हैं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके अंदर आप अगर एग्जांपल देखेंगे तो आपको मिलेगा नाबार्ड, सिडबी और एन एच बी। नाबार्ड का आपको पता होगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। और सिडबी का आपको मिलेगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड एनएचबी का नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये तीन आपको एमएफआईज हैं। जो पहला नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, सिडबी है वो एमएसएमईज जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं,
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उनको सपोर्ट करता है, और एनएचबी हमारी जो हाउसिंग कंपनीज़ है उनको सपोर्ट करता है। तो इनको डायरेक्ट असिस्टेंस देना चाहता है आरबीआई, जिससे जो मेन जिन लोगों के हाथ में पैसा जाने की ज़रूरत है उनके हाथ में डायरेक्ट पैसा जाए। अगर आप देखेंगे तो नाबार्ड का रोल है कि आप एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे। अब एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज़ के अंदर सिर्फ खेती ही नहीं आती है, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर या फिर जो फार्मिंग और फिशरी, ये सारी एक्टिविटीज़ भी उसके अंदर ही आती है। तो अगर आप उन लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाएंगे तो फिर रूरल एक्टिविटीज़, जो रूरल इकोनॉमी है उसका फ्लो बढ़ेगा और वहाँ से डिमांड आना चालू होगी, और उसी से ओवरऑल इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ आएगी। और जो दूसरा इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिल रहा है कि जितने भी मीडियम साइज एंटरप्राइजेज हैं वो इस क्राइसिस के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास पुराना प्रॉफिट होता है, अपना इन्वेस्टमेंट होती है, वो अपने आप को किसी तरीके से फिर भी मैनेज कर लेती है और चलाते रहते हैं। लेकिन जो मीडियम और माइक्रो जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, वो अचानक से अगर उनका पैसा आना रुक जाएगा या फिर उनका फ्लो रुक जाएगा कैश का, तो फिर उनके बंद होने के, शट डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई सीधा टारगेट कर रहा है एमएसएमईज को सिडबी के थ्रू। और तीसरा जो हाउसिंग कंपनीज है, हाउसिंग कंपनीज का क्राइसिस थोड़ा पुराने टाइम से और काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है, ये डीमोनेटाइजेशन के बाद से। तो इसको हम तो आर्टिकल में आगे और डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी इसके ऊपर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो आरबीआई ने तीसरा मेजर लिया है, वो लिया है आरबीआई ने रेपो रेट को लो करने का। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को लो करने का। रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जब बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेंगे तो बैंकों को कुछ इंटरेस्ट मिलता है, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं उसे हम। तो रिवर्स रेपो रेट कम करेगा आरबीआई, तो वो ये सोच के करता है कि बैंक हमारे पास पैसा कम रखेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम मिल रहा होगा, बजाय कि वो बाज़ार में पैसे को फ्लो करवाएंगे। और जब बाज़ार में, मार्केट में, फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। लेकिन बावजूद इसके हुआ ये है कि 15 अप्रैल को बैंकों ने लगभग 7 करोड़, 7 लाख करोड़, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए बैंक आरबीआई के पास में जमा करवाए हैं। तो आरबीआई ने एक्सपेक्टेशंस तो ये लगाई थी कि बैंक पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में फ्लो करवाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके उल्टा ही जो आरबीआई के सामने 15 अप्रैल को 7 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने आरबीआई के पास जमा करा दिए। हालांकि वहाँ पे आरबीआई ने अपनी जो रिवर्स रेपो रेट थी वो कम कर रखी थी, लेकिन फिर भी बैंक ऐसा कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये एक तो हम ये समझ सकते हैं कि बैंक आगे लोन देने में थोड़ा कतरा रहे हैं, वो डर रहे हैं कि भाई हम लैंडिंग कर देंगे तो उसके बाद में क्या रिटर्न्स आएंगे नहीं आएंगे, कहीं एनपीए ना हो जाए, एनपीए बढ़ जाएगा तो फिर से हमारे ऊपर पीसीए लग जाएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बैंक के सामने भी, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे इससे ये पता चल रहेगा हमको कि यहाँ पे फर्दर रेट कट हमको देखने को मिलेंगे, रिवर्स रेपो रेट और भी कम हो जाएगी। और दूसरा एक चीज़ जो आरबीआई करेगा वो करेगा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं एलटीआरओ। एलटीआरओ के अंदर क्या होता है कि रिवर्स रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो होती है ये स्मॉल टाइम के, या यूँ कहें कि टेम्प्रेरी जो ट्रांजेक्शन होते हैं बैंकों के और आरबीआई के बीच में, उसके लिए होता है। लेकिन एलटीआरओ एक नया कॉन्सेप्ट है जो आरबीआई ने पिछले 2-3 साल में इंट्रोड्यूस किया है। और इसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा। बैंकों ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं गवर्नमेंट से, नॉर्मल जो भी हमारा या आपका बैंक है, जैसे आप किसी भी बैंक का एग्जांपल ले लो, एसबीआई ले लिया आपने, तो एसबीआई बैंक अपनी जो कैश है, उस अपने पास जो उनका कैश होता है, कासा बोलते हैं जिसको, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उससे वो क्या करेगा कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदेगा। गवर्नमेंट के हाथ में पैसा जाएगा, गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंडिचर चलाने होते हैं, तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू करती है और बैंक उन सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा। बैंक के पास वो सिक्योरिटीज़ होगी और बैंक अब क्या करेगा कि उन सिक्योरिटीज़ को आरबीआई को भेज देगा और आरबीआई उधर से पैसा बैंकों को देगा ताकि और कैश फ्लो बढ़ सके। तो एलटीआरओ के अंदर क्या होता है कि जो मिनिमम पीरियड होता है वो 1 से 3 साल का होता है, और जो रेट होती है वो एक फिक्स सर्टेन रेट जो फिक्स कर दी जाती है, तो उसी के ऊपर उनको जो बैंक आरबीआई है वो पैसा दे देता है बैंकों को। तो यहाँ पे ये एक एलटीआरओ का नया कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। उसके बाद में आरबीआई बात कर रहा है एक क्रेडिट गारंटी फंड को सेटअप करने की। क्रेडिट गारंटी फंड को सेटअप करने के पीछे मकसद क्या है कि जो बैंक हैं जो लैंडिंग करने में थोड़ा कतरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से लैंडिंग करी जाए या फिर किस तरीके के
रिस्क को एवर्स किया जाए, रिस्क को कम करने की कोशिश है उनकी। इसी वजह से क्रेडिट फ्लो नहीं हो रहा है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। तो उसको कम करने के लिए हमको एक क्रेडिट गारंटी फंड को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, स्पेशली एमएसएमईज़ को फोकस करते हुए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमएसएमईज़ ही वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है इस क्राइसिस की वजह से। कई एमएसएमईज़ या फिर कई जो स्टार्टअप्स हैं वो अभी शट डाउन होने वाले हैं, आप ये मान के चलिए। लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए आरबीआई को आगे आना पड़ेगा और जो क्रेडिट गारंटी फंड है उसका सेटअप करके और उससे एमएसएमईज़ को रिलीफ देना पड़ेगा। उसके बाद में आरबीआई ने बात करी है रेगुलेटरी साइड में थोड़ा रिलीफ देने की। रेगुलेटरी साइड में रिलीफ कैसे दिया जाएगा, जैसे कि अब बैंक जब भी कोई लोन दे देते हैं तो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिर एनपीए हो जाता है, वो 90 दिन तक अगर कोई भी उसकी पेमेंट नहीं आती है तो फिर वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे रेगुलेटरी साइड में आरबीआई ने एक ईजिंग दी है कि हमारा मॉरेटोरियम पीरियड दिया है, जो मॉरेटोरियम पीरियड का रिलैक्सेशन दिया है अभी क्राइसिस के टाइम में, और उसके बाद से 90 डेज़ काउंट किए जाएंगे। ये जो मॉरेटोरियम पीरियड है इसको हम 90 डेज़ में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि अगर ये काउंट करने लगे तो फिर तो आप देखेंगे कि 40 दिन तो हमारा जो ये लॉकडाउन है इसी के अंदर चला गया। तो 90 में से 40 या आधा टाइम तो वैसे ही चला गया। तो इस तरीके से तो एनपीए अचानक से इतना बढ़ जाएगा कि हम उसे टैकल ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आरबीआई ने एक रिलैक्सेशन दिया है बैंक को कि आप एनपीए मॉरेटोरियम पीरियड के बाद से जो 90 डेज़ है उनके अंदर काउंट करेंगे। तो ये रेगुलेटरी साइड से जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है आरबीआई ने। उसके बाद में आरबीआई ने एनबीएफसीज को रिलैक्सेशन दिया है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। एनबीएफसी जो रियल एस्टेट को आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में पिछले नवंबर 2019 के अंदर एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नाम से गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी, और गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर डिमोनेटाइजेशन के और जीएसटी का शिकार तो पहले ही हो चुका था, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का। वहाँ पे स्मॉल लेबर्स होते हैं जिनको आप डेली पे करते हैं, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद में आप पे नहीं कर पाए तो अचानक से जो रियल एस्टेट सेक्टर था वो स्टैंड स्टिल पे आ गया था उस वक्त भी। और जीएसटी ने उसके बाद में एक अलग इम्पैक्ट किया। सिर्फ 6 महीने हुए थे, नवंबर 2016 में हमारे सामने अ, नवंबर 2016 में हमारे सामने डिमोनेटाइजेशन हुआ, और उसके लगभग 6 महीने बाद में 1 जुलाई को जीएसटी रोल आउट हो गया था इंडिया में 2017 में 1 जुलाई। तो उससे रियल एस्टेट की हालत पहले से खस्ता थी, और उसी के लिए नवंबर 2019 में गवर्नमेंट ने पैकेज लाया था एक 25,000 करोड़ का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का, जो अभी फिर से इस क्राइसिस में इनसफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि हम किसी को कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कोविड-19 होगा और अचानक से ऐसे सारी की सारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी, सारा का सारा इकोनॉमी है वो एक तरीके से पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। किसी को ये चीज़ पता नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमको अलग से ही और जो जितनी भी प्रिपरेशन है वो इंस्टेंट करनी पड़ती है जब आपके सामने प्रॉब्लम राइज करेगी। तो उसके अलावा जो आरबीआई ने एक स्टेट के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंस्ट्रेन देने के लिए उसका जो अकाउंट है स्टेट का अकाउंट, उसको थोड़ा ईजिंग देने के लिए कि आप पैसा खर्च कर सको, उसके लिए आरबीआई ने उनको डब्ल्यूएमए में थोड़ी लिमिट इंक्रीज़ करी है। डब्ल्यूएमए क्या है, अगर आपने ये नहीं पता है तो आप मेरा सुबह वाला वीडियो देख सकते हैं, फिर आज का ही आप सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ डब्ल्यूएमए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और डब्ल्यूएमए होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये एक तरीके से हम कहें कि शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी उधारी होती है जो आरबीआई देता है स्टेट्स को और सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी। तो गवर्नमेंट को जो उधारी देता है आरबीआई वेज एंड मीन्स एडवांसेस, यानी अपने जो दिन की जो ज़रूरतें हैं, यूँ कहें जो रोज़ की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उनके लिए आरबीआई उधारी देगा। अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए आप लॉन्ग टर्म जो भी आप लैंडिंग है वो शॉर्ट टर्म लैंडिंग करोगे। तो जो डब्ल्यूएमए की लिमिट इंक्रीज़ करी गई है, ये वैसे तो एक वेलकम स्टेप है और हम इसको प्रेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इसका जो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है वो टेम्परेरी है, और टेम्परेरी अगर ये चीज़ है तो मेन रूट कॉज जो हमारे सामने अभी रेवेन्यू कॉलेप्स का हो गया है उसको ये एड्रेस नहीं करेगा। रेवेन्यू अचानक से इससे बढ़ नहीं जाएंगे, ये तो सिर्फ उधारी है, आज नहीं तो कल आपको चुकानी है। रेवेन्यू आप कैसे जनरेट करेंगे, दिक्कत आपके सामने ये है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके हाथ में पैसा है तो आपको खर्च करने की थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, कि जब आपके पास पैसा आ नहीं रहा है, कहीं से रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा है, फिर भी आपको लोगों को खाना देना है, पीपीईज खरीदने हैं, टेस्टिंग करनी है, वेंटिलेटर खरीदने हैं, अपने आप को रन करवाना है। तो
उस वक्त में जो ये WMA है ये थोड़ी हेल्प तो करता ही है, और थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाता है कि आप थोड़ा आप खुले हाथों से काम कर सकें। ज़्यादा आपको बहुत सोचना ना पड़े कि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो क्या खर्च करें, कैसे मैनेज करें। इस चीज़ में WMA हेल्प तो करेगा ही, लेकिन ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा RBI ने अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी को लेके जो डायरेक्शंस हैं वो थोड़ी सी हमको दिखाई है कि क्या होने वाली है आगे आने वाले टाइम में मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो RBI ने इसमें सबसे पहले जो चीज़ एक करी है वो है, उन्होंने एक चीज़ एक्नॉलेज करी है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रही है। इन्फ्लेशन आपने देखा होगा कि पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और पीक पे था वो 7 प्लस कुछ परसेंट था, एग्जैक्टली 7.6% था जो हमारा इन्फ्लेशन था वो। अब वो 7.6% तक अगर कोई इन्फ्लेशन चला जा रहा है हमारा कंज्यूमर मार्केट के अंदर, तो फिर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो उसे कम कैसे करें। तो RBI का काम होता है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनाएं जिनसे जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। और 2014 के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग होगी उसका एक टारगेट सेट किया गया था 4% का। RBI को टारगेट दिया गया कि आप 4% से +2 और -2 के अंदर चलेंगे, यानी इन्फ्लेशन ना तो 2% से कम होना चाहिए और ना 6% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 4 के आसपास ही आपको इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना है। ये RBI का रोल है, सिंपल सा। तो ये RBI ने सोचा था, और RBI यहाँ पे बोल रहा है कि जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन तो होने वाला है, यानी अभी जो इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल हो जाएगा तो जितना भी प्रोडक्शन है वो सारी प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो जाएगी, तो सप्लाई तो कम होने वाली है। लेकिन जो हमारी इन्फ्लेशन है वो हमारे जो टारगेट है 4% का उसी के आसपास रहेगा। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, अचानक से सामान कम सप्लाई हो रहा है, लोगों के हाथ में पैसा है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ के 7-8 के करीबन पहुंच गया, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे RBI सिंपली कहना चाहता है कि हम और इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे ताकि बैंक और ज़्यादा लैंडिंग करे हमारे पास से, और ज़्यादा पैसा उधार लें, क्योंकि कम रेट पे उनको पैसा मिलेगा और वो मार्केट के अंदर पैसा फ्लो करेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर पैसा फ्लो करेंगे, जिससे उनको अच्छा इंटरेस्ट मिले उसके ऊपर, और उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी हो, उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी हो, और हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमी है, वो भी वापस ट्रैक पे आ सके। तो ये एक बहुत बढ़िया सा आरबीआई का आरबीआई के रोल को लेके एक आर्टिकल था, जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर आरबीआई के रोल को लेके जो हमारा इस क्राइसिस के अंदर अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करेगा। एंड आई होप कि अभी अगर आपसे कोई पूछता है कभी कि आरबीआई क्या कर रहा है या फिर आरबीआई का क्या रोल रहा है, तो आप इस चीज़ को क्लियरली समझा पाएंगे किसी को भी। ओके, थैंक यू। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।